हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 11 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर? फर्स्ट, इट्स शेयर इन इंडियाज नेशनल इनकम हैज बीन रिड्यूसिंग एट प्रेजेंट. Second, the number of people employed in agriculture sector has increased over the years. Third, India's export income from agriculture has reduced since independence. And fourth, it serves as a base for India's industrial growth. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी 1, 3 एंड 4. द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो उस टाइम पे इंडिया की जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें ऑलमोस्ट 50% या उससे भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ करता था। धीरे धीरे ये हिस्सा जो है वो कम होता गया। उसका रीज़न ये है, द गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड मोर ऑन इंडस्ट्रियल एज वेल एज सर्विस सेक्टर। ये दोनों सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की वजह से एग्रीकल्चर का हिस्सा जो है वो कम होता गया। अभी ये अराउंड 15% के आसपास है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। यहां पे क्या लिखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितने लोग अभी एम्प्लॉयड है, सालों साल वो नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है, और हकीकत ये है द नंबर हैज रिड्यूस्ड। बिकॉज अगर हम आजादी के समय की बात करें तो उस टाइम पे अराउंड 72% ऑफ आवर पॉपुलेशन was employed in the agriculture sector, and as of now we see that it is near to 48%, 48 to 49%. तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जितने लोग एम्प्लॉयड थे आज़ादी के समय पे वो सालों साल रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ मोर फोकस ऑन दीज टू सेक्टर्स। लोगों का एग्रीकल्चर पे से इंटरेस्ट जो है वो अभी शिफ्ट हो गया है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर के ऊपर। तीसरा जो है वो करेक्ट है कि एक टाइम ऐसा था कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर से एक्सपोर्ट इनकम काफ़ी ज़्यादा मिलती थी। अभी ये इनकम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है। वंस इट वाज अराउंड 27%, नाउ इट इज़ अराउंड 13% और समवॉट। तो एक्सपोर्ट इनकम जो है वो भी रिड्यूस हुई है सिंस इंडिपेंडेंस, एंड इट सर्व्स एज अ बेस फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिकॉज इट प्रोवाइड्स certain raw materials for the growth of certain industries. फॉर एग्जाम्पल कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करें सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन दी कॉटन। अगर कॉटन का प्रोडक्शन होगा तब जाके टेक्सटाइल का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर शुगर केन का प्रोडक्शन सही से होगा तब जाके शुगर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी। जैसे एडिबल ऑयल की बात करें तो अगर ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ठीक से होगा तब जाके ये एडिबल ऑयल की इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी। सो इट सर्व्स एज अ बेस फॉर इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो आंसर होगा हमारा बी 1, 3 एंड 4। सो अभी ये एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिफॉर्म्स है उसको लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इंडिया के एग्रीकल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। Question number 2, which of the following statement is or are correct? First, the present Sansad Bhavan houses Lok Sabha, Rajya Sabha and the office of President of India. Second, India's Parliament House was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर हम संसद भवन मतलब कि पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर सिर्फ दो ही चीज है, वन इज लोकसभा दैट इज लोअर हाउस एंड अदर इज राज्यसभा दैट इज अपर हाउस। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है तो वहां पे तीन चीज आएगी, वो है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे संसद भवन लिखा है, इस वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि इट इंक्लूड्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
सेकंड जो है वो करेक्ट है कि अभी का जो पार्लियामेंट है वो ये दोनों व्यक्ति ने डिजाइन किया था। अभी का जो राष्ट्रपति भवन है वो सिर्फ इन्होंने डिजाइन किया था, और अभी का जो सेक्रेटरीट है वो हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। हर्बर्ट बेकर जो है वो साउथ अफ्रीका के एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट थे। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। सो अभी नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनने जा रहा है। आवर प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस and he said that it will reflect India's aspirations. Question number 3, which of the following statement is or are correct about United Nations Population Award? First, it was established by United Nations General Assembly in 1981 to appreciate countries that have successfully reduced their population. Second, India has never received this award. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब सबसे पहले तो ये अवार्ड न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया, जो क्या काम करता है, जो डिसएडवांटेज ओल्डर पर्संस है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का काम करता है। और उसको अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये पॉपुलेशन अवार्ड जो है फॉर 2020 ये दिया गया है फॉर द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो इस वजह से ये न्यूज में है। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है उसके आंसर आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएंगे। सबसे पहला तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत है, बिकॉज ये पॉपुलेशन अवार्ड जो है इट रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आपने कोई नया इनोवेशन किया है तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ना कि किसी कंट्री ने अगर अपनी पॉपुलेशन घटाई है तो उसके लिए। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहीं से हमने देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है उसको अवार्ड मिला है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 28 years ago इन 1992 ये JRD टाटा को ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। ही वॉज एन इंडिविजुअल लॉरिएट। तो यहां से भी ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होता है। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। Question number 4, which of the following statement is or are correct about supply chain of agriculture in India? First, participants of agriculture sector have to face consequences because of inadequate action of another participant. Second, presence of shelf life constraints for raw materials, intermediates and finished products, and changes in product quality level while progressing the supply chain. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि फार्मर के पास से जो फार्म प्रोड्यूसेस है वो जब कंज्यूमर तक पहुंचती है तो ये बीच की जो चेन है जहां पे जितने भी इंटरमीडियरीज है ये चेन को क्या कहते हैं? सप्लाई चेन कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा है कि पार्टिसिपेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैव टू फेस कंसिक्वेंसेस। तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कौन सी दिक्कतें होती है? बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एक्शन ऑफ अनदर पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जाम्पल कि कोई रिटेलर है, ये रिटेलर जो है वो कोई फूड पैकेट्स सेल करता है। अब अगर मान लो कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है उन्होंने इसका पैकेजिंग जो है वो ठीक से नहीं किया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये रिटेलर जब अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को ये पैकेट्स बेचेगा तो कस्टमर जो है वो रिटेलर को कंप्लेन करेंगे कि आपके पास से ये जो गुड्स मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो इसके इनएडिक्वेट एक्शन की वजह से, पैकेजिंग इंडस्ट्री की इनएडिक्वेट एक्शन की वजह से रिटेलर को कंसिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती है। तो ये एक प्रॉब्लम है सप्लाई चेन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें सो काफी सारे फूड आर्टिकल्स ऐसे हैं दे आर पेरिशेबल इन नेचर, मतलब कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड तक ही चलते हैं। अगर ज्यादा लंबे समय की बात करें तो उसको या तो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है या तो फिर वो बिगड़ जाते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफी कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई चेन में फार्म से लेके कंज्यूमर तक इसे बहुत ही जल्दी पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे भी काफी सारी दिक्कतें होती है, इंक्लूडिंग इन दी रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स।
तो यहाँ से क्वालिटी का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये भी एक इश्यू है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है जो इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर सप्लाई चेन में देखने को मिलते हैं। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो राजस्थान के अंदर ये फार्म सप्लाई चेन जो है उसको बूस्ट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टेप लिए है, तो इस वजह से ये फूड सप्लाई चेन जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement is or are correct? First, MSP, that is minimum support price, is the price set by the government to purchase crops from the farmers, whatever may be the market price for the crops. Second, procurement price is a price announced after harvest, which is generally lower than the MSP. And third, the price at which the procured and buffer stock food grains are provided through the PDS, that is public distribution system, is called as issue price. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3। द सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप सबको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है, जिस प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों के पास से फार्म प्रोड्यूसेस जो है वो प्रोक्योर करते हैं। यहाँ पे मार्केट प्राइस की कोई इफेक्ट नहीं होगी, तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड इज इनकरेक्ट। प्रोक्योरमेंट प्राइस किसे कहते हैं कि ये आफ्टर हार्वेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो क्रॉप्स प्रोक्योर किए जाते हैं उसके ऊपर प्राइस दी जाती है, लेकिन इट इज हायर देन द एमएसपी, नॉट लोअर देन द एमएसपी। ये एमएसपी से ज्यादा होती है, तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है। इश्यू प्राइस किसे कहते हैं? गवर्नमेंट ने ये जो क्रॉप्स प्रोक्योर करके रखे हैं और गवर्नमेंट ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो बफर स्टॉक रखा है तो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सब्सिडाइज्ड रेट पे जो पुअर पीपल है उनको दिया जाता है। जिस प्राइस पे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इश्यू प्राइस कहते हैं। तो आंसर होगा सी 1 and 3। सो एमएसपी जो है वो अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। काफी सारे लोग कहते हैं कि एमएसपी एंड नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct about National Register of Citizens, that is NRC? First, NRC was first introduced after the 1951 census of India and Assam was the first in updating this NRC. Second, the objective behind the NRC update is the identification of the illegal migrants who migrated from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 ओनली। सेकंड इज इनकरेक्ट। एनआरसी जो है वो सबसे पहले 1951 की सेंसस के बाद बनाया गया था, जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हु आर द लेजिटिमेट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इसको कभी अपडेट नहीं किया गया और 2019 में आपको पता है कि आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट टू अपडेट दिस एनआरसी ऑन द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट वाज अलीज्ड दैट जब 1971 में बांग्लादेश के साथ हमारा वॉर हुआ तो उस टाइम पे काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो आसाम के अंदर घुस गए थे और इसकी वजह से वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बहुत सारी तकलीफ हो रही थी। तो इस वजह से ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो गलत है, बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड टू आइडेंटिफाई इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश ओनली, बिकॉज ये 1971 में बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, तो यहाँ पे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप CAA एंड NRC के बीच में कंफ्यूज हो जाए और आप ये सेकंड स्टेटमेंट जो है उसे करेक्ट कर दें, लेकिन ये तीन कंट्री जो है वो CAA की वजह से न्यूज में रहती है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और NRC के अंदर सिर्फ बांग्लादेश के साथ रिलेशन है और उसके अंदर जो कट ऑफ डेट दी गई है दैट इज 24 मार्च 1971। अगर उसके बाद कोई आया है तो उसे इलीगल माइग्रेंट ठहराया जाएगा। आंसर इज ए 1 ओनली। सो आसाम के अंदर ये एनआरसी का लिस्ट जो है वो अपडेट हो रहा है, तो उसके अंदर 10,199 पीपल का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एंथ्रेक्स? फर्स्ट, इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज, occurs only in animals in many parts of the world. Second, anthrax responds well to antibiotic treatment but vaccines are necessary. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट।
ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये करेक्ट बात है, लेकिन ये एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों के अंदर देखने को मिलता है. इट नॉट occurs only in the animals, it do occurs with humans also in many parts of the world. तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा. सेकेंड वन इज करेक्ट कि एंथ्रेक्स एक ऐसा डिसीज है कि जहां पे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो सकती है, उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन इसका वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आप ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस में देखने जाए तो विद इन 2 to 3 डेज में कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए वैक्सीन देना बहुत जरूरी है. तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, आंसर इज बी, सेकंड ओनली. तो अभी ये एंथ्रेक्स जो है वो इसलिए न्यूज में है बिकॉज जो आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ एलिफेंट्स जो है 2 फीमेल एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी और उसका रीजन पता चला है कि द एंथ्रेक्स वाज रिस्पॉन्सिबल. तो इस वजह से इसके लिए फिर से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी. यहां पे दिया गया है कि एंथ्रेक्स इज अ डिसीज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है. क्वेश्चन नंबर 8, which of the following proposals are given by the government to the farmers for amending the farm laws? First, procurement at MSP would remain present. Second, parity between state run and private mandis. And third, dispute resolution mechanism. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. ये तीनों प्रपोजल गवर्नमेंट ने फार्मर्स के सामने रखे हैं कि हम इन प्रपोजल्स को ध्यान में रख के ये जो फार्म लॉज है उनको फिर से अमेंड करेंगे कि एमएसपी की सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहेगी, उसको बंद नहीं करेंगे. फिर जो गवर्नमेंट की एंड प्राइवेट मंडीज है उन दोनों के बीच में पैरिटी एस्टैब्लिश होगी. और आपका जो मेन प्रॉब्लम है कि ये सारे इश्यू के खिलाफ आपको अगर अपील करनी है तो कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाएंगे. तो ये प्रपोजल्स गवर्नमेंट ने किसानों के सामने रखे हैं. आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. तो ये आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है जिसके अंदर ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से प्रपोजल्स रखे हैं. एंड द सेंटर मस्ट फर्स्ट इंप्लीमेंट इट्स प्रपोजल बिफोर कंटिन्यूइंग टॉक्स विद द फार्मर्स. यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो प्रपोजल्स हैं उनको पहले इंप्लीमेंट कीजिए, अगर इससे हकीकत में कोई फायदे हो रहे हैं किसानों को, फिर जाके आगे किसानों के साथ डिस्कशन करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन. फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज हरियाणा एंड फोर्थ इज तेलंगाना. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, 2, 3, 4, 1. सबसे पहले 1960 में गुजरात बनाया गया, उसके बाद 1966 में हरियाणा को बनाया गया, 2014 में तेलंगाना नया स्टेट बनाया गया एज 29th स्टेट ऑफ इंडिया. लेकिन अभी 28 स्टेट है. क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस जो है वो बदल गया है. इट इज नाउ अ यूनियन टेरिटरी जिसको 2019 में बनाया गया, सॉरी 2020 में. सो द आंसर इज ए, 2, 3, 4, 1. सो तेलंगाना न्यूज में इसलिए है बिकॉज वहां पे अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वहां पे ये बीजेपी एंड टीआरएस के बीच में जो पॉलिटिकल एक्शंस है वो न्यूज में है. क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब कि यहाँ पे आपको कंट्री के कैपिटल के नाम दिए गए हैं, आपको कंट्री को आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे कंट्री को अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज अंकारा, सेकेंड इज बैरट, थर्ड इज बाकू एंड फोर्थ इज अबू धाबी. तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा इसका. करेक्ट ऑर्डर इज 1, 2, 3, 4. ये जिस तरीके से दिए गए हैं वही करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. अंकारा जो है इट इज अ कैपिटल ऑफ टर्की जो सबसे वेस्ट में है. फिर उसके बाद बैरट जो कि कैपिटल है लेबनान का जो यहाँ पे है. फिर उसके बाद बाकू, बाकू जो है वो अज़रबैजान का कैपिटल है. एंड अबू धाबी जो कि यूएई का कैपिटल है. सो ये करेक्ट ऑर्डर होगा टर्की, लेबनान, अज़रबैजान एंड यूएई. सो करेक्ट ऑर्डर होगा आंसर डी, 1, 2, 3, 4. ये सारे कंट्रीज जो है वो न्यूज में है बिकॉज अभी पूरा वेस्ट एशिया का रीजन जो है
वो न्यूज़ में रहता है। फॉर एग्जांपल टर्की, तो उसका जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बैरेट के अंदर रिसेंटली जो ब्लास्ट हुआ था इसकी वजह से न्यूज़ में है। बाकू जो कि अजरबैजान में है, अजरबैजान एंड अर्मेनिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था इस वजह से न्यूज़ में है। एंड यूएई, उसके जो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं इसकी वजह से न्यूज़ में है। तो अभी ईरान एंड इजराइल ये भी वेस्ट एशिया का ही पार्ट है और ये दोनों कंट्रीज भी न्यूज़ में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।